Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. 46 बरस बाद क्या ईरान एक बार फिर इनकलाब की दहलीज पर खड़ा है? 1979 में ईरानी मुआशरा क़ल्ब माहियत से गुजरा। ये 20वीं सदी का आखिरी इनकलाब था। ये सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं थी, इनकलाब का लफ्ज़ अपनी तमाम तर मानवियत के साथ मशहूद हुआ था। मजहबी फ़िक्र, निज़ाम हुकूमत, समाजी खदोखाल, हर शय बदल गई। वो मजहबी फ़िक्र जो हाथ पर हाथ धरे सदियों से एक इमाम की मुंतज़िर थी, और ये हाथ अगर उठते भी थे तो नुज़ूल इमाम की दुआ के लिए, उसने एक नायब इमाम के सियासी इक़्तिदा को मान लिया जो गैर मासूम था। ईरान में इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। नज़्म हुकूमत बादशाहत से पापायत में बदल गया। समाज नई शक्ल सूरत के साथ नमूदार हुआ। बिलखुसूस ख़वातीन का ज़ाहिरी रंग ढंग बदल गया। लहराती जुल्फ़ों को रदाए मज़हब ने ढांप लिया। ज़मीन आसमान बदल गए। इसी का नाम इनकलाब है। इनकलाब एक रोमान है। ये जिन नए ज़मीन व आसमान को जन्म देता है, एक वक्त के बाद वो पुराने और बोसीदा हो जाते हैं अगर उनकी मुरम्मत और तज़यीन व आराइश न की जाए। रोमान को कायम रखना आसान नहीं होता। वो जैसे ही हक़ाइक़ की ज़मीन पर कदम रखता है, उसके तलवे जलने लगते हैं। उसे हमा वक्त बेखुदी चाहिए। इनकलाबी रहनुमा भी ये कोशिश करते हैं कि अवाम को पांव जलने का एहसास न हो। वो उन्हें वक्त की आग पर मातम के सियासी फ़ज़ाइल बताते और दानिस्पा ही हैजान में मुब्तिला रखते हैं, ताकि जज्बात ही उनका ओढ़ना बिछोना बने रहें। वो हर हकीकत की एक रोमानवी तावील करते हैं। जंग जैसी तल्ख ज़मीनी हकीकत को भी वो एक रोमान में बदल देते हैं। ईरान की इनकलाबी क़यादत ने भी यही किया। महज रोमान के सहारे इराक के साथ 8 बरस तक एक जंग लड़ी। सलमान रुश्दी के कत्ल का फतवा जारी किया, गोरबाचोफ को ख़त लिखा, इंतकाले इक़्तिदार का तसव्वुर दिया, दुनिया भर के अहले तशय्यो को नए ख्वाब दिखाए। आखिरी मार्का इसराइल के साथ लड़ा और ये तासुर कायम करना चाहा कि ईरान ही उम्मत मुस्लिमा का हकीकी नुमाइंदा है। रोमान में बड़ी जान होती है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ का मामला ये है कि उस वक्त तक दामन से लिपटे रहते हैं जब तक खुद को मनवा ना लें। ईरानियों का रोमान जिंदा रहा, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ तसादुम ने ज़हनों में तशकीक के बीज बो दिए। इनकलाब के बारे में सवालात उठने लगे। ये सवालात तिश्ना जवाब रहे और ज़हनों में जड़ पकड़ते गए, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को मनवा लिया। खारिज में बैठी मुखालिफ क़ुव्वतें उस लम्हे के इंतज़ार में थीं जब हक़ाइक़ ये मार्का सर कर लें और वो अपना खेल खेलें। इन हक़ाइक़ की आबियारी में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया। माशी अबतरी एक ज़मीनी हकीकत है। इसे पैदा करने में अमरीका ने अपना किरदार अदा किया। ईरान के अरबों डॉलर अमरीकी बैंकों में मुंजमिद कर दिए, तिजारती पाबंदियां लगा दीं। आयतुल्ला खुमैनी साहब की मजबूत शख्सियत और इनकलाब के रोमान ने इन हक़ाइक़ की सरतोड़ मुज़ाहमत की, मगर उनको तस्लीम न किया। ये मुज़ाहमत मगर कमज़ोर होती गई। अमरीका को उसी वक्त का इंतज़ार था। अलाव रोशन तो हुआ दाखिली अवामिल के ज़ेर असर, मगर इस पर तेल डाला अमरीका ने। अब शोले भड़क उठे। क्या ये किसी अलाव में बदल जाएंगे? शायद ऐसा ना हो। लोग अहले मज़हब की सियासी हिकमत अमली से नाला हैं। उन्हें मज़हब के नाम पर रियासत का जबर कबूल नहीं। उन्हें यह भी कबूल नहीं कि ईरान दुनिया से कट जाए और ईरानी अवाम माशी बदहाली में मुब्तला हो जाएं। ये मंतिक उन्हें समझ में नहीं आ रही कि दुनिया से लड़ाई मोल लेना क्यों ज़रूरी है। इसमें ईरान का क्या फ़ायदा है? इनका जहन ये भी कबूल न कर सका कि इनकलाब के नाम पर मिलने वाली आज़ादी को मज़हब के नाम पर सल्ब कर लिया जाए। आखिर शहनशाह की ग़ुलामी से निकलकर मजहबी पेशवाओं की ग़ुलामी को क्यों कबूल किया जाए? इनकलाब के बाद उनकी ज़िंदगी क्यों तब्दील नहीं हुई? मौजूदा क़यादत के पास इन सवालात के जवाब नहीं, लेकिन क्या किसी और के पास हैं? क्या ईरान में कोई मुतबादल क़यादत मौजूद है? इस सवाल का जवाब नफ़ी में है। इसी से ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि फ़िल वक्त ईरान में किसी सियासी तब्दीली का इम्कान कम है। इसे हम अरब बहार की एक नई लहर करार दे सकते हैं। ये हालात के जबर का एक फ़ितरी मगर गैर मुनज़्ज़म जवाब है। ये गुस्से का इजहार है, तब्दीली का कोई सोचा समझा मंसूबा नहीं। गुस्सा चंद दिन में निकल जाएगा और पुराने शबो रोज़ वापस आ जाएंगे। इस दौरान में जो इंसानी जानें ज़ाया हुईं, इमलाक को जो नुकसान पहुँचा, इसका कोई हिसाब नहीं, न कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा। अहम सवाल ये है कि ईरानी क़यादत क्या इससे कोई सबक सीखेगी? क्या वो इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेगी जिन्होंने इस इज़्तिराब को अंगेख्त किया?
ایران کی موجودہ قیادت میں ایک طبقہ ایسا ہے جسے اس صورتحال کا ادراک ہے۔ وہ دھیمے سروں میں اس کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے۔ انہیں اصلاح پسند کہا جاتا ہے۔ یہ مذہبی مگر روشن خیال ہیں۔ یہ جان چکے کہ انقلاب کا رومان ختم ہو گیا ہے۔ اگر موجودہ قیادت کو زندہ رہنا ہے تو اسے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اب ساری توجہ داخلی مسائل کے حل کی طرف مبذول ہو جانی چاہیے۔ انتقال انقلاب اور نظریاتی بحثوں سے نکل کر زمینی حقائق کا سامنا کرنے کے ساتھ عام ایرانی کی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مذہبی جذباتیت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کو انقلاب کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے، اس کے سہارے زندگی کا طویل سفر طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس بحران کے بعد اگر اصلاح پسند غالب رہتے ہیں تو یہ ایران کے لیے نیک شگون ہوگا۔ اس سے معاشرہ اعتدال کی طرف لوٹے گا۔ اس کا مذہبی تشخص باقی رہے گا مگر جدید عالمی نظام کے لیے قابل قبول ہو جائے گا، جیسے پاکستان، انڈونیشیا اور ترکیہ ہیں۔ مسئلہ ایران اور افغانستان کا ہے جو عالمی نظم سے مطابقت نہیں پیدا کر سکے، اور یہ بات چین، روس اور امریکہ سمیت سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ اگر مذہبی قدامت پسندی غالب رہتی ہے تو ایران کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ پھر امریکہ کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ شہنشاہ ایران کے بیٹے کو اہل ایران کی گردن پر سوار کر دے۔ ایرانیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند کی زندگی گزاریں۔ کوئی خارجی یا داخلی قوت انہیں اپنا غلام نہ بنائے۔ اس کے لیے سماج کا اعتدال کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ قدامت پرستوں کو اس کا ادراک کرنا ہوگا۔ اقتدار کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ایک بحران سے نکل آئے تو اسے اپنی کامیابی سمجھتی اور جبر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہوتی ہے۔ حسینہ واجد کو قدرت نے کئی بار موقع دیا مگر انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ایران کی مذہبی قیادت کو قدرت نے موقع دیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت کی آواز پر کان دھریں اور انقلاب کی نفسیات سے نکل کر نئے دور کے تقاضوں کو سمجھیں۔ ان کی پہلی دینی ذمہ داری بھی اہل ایران کے جان و مال کا تحفظ اور ان کے لیے زندگی کو آسودہ بنانا ہے۔ یہ کام اصلاح پسند کر سکتے ہیں۔ ایران کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ لبنان، شام، فلسطین اور دنیا کی عسکری تنظیموں کی پشت پناہی کرے۔ اسے چاہیے کہ حکمت کے ساتھ عالمی منظرنامے میں اپنی جگہ بنائے تاکہ ایران کسی نئے انقلاب کے بجائے ایک ارتقائی مرحلے سے گزرے جو تبدیلی کا فطری طریقہ ہے۔ انقلاب کی ایک قیمت ہے جو قومیں برسوں تک ادا کرتی ہیں۔ 46 برس سے ایرانی یہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایران اب کسی نئے انقلاب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.